जो भी सब्सटेंस जितना जल्दी सेडिमेंट फॉर्म करेगा उसका स्वेडबर्ग यूनिट में वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। क्लियर, उतना ज्यादा आएगा। याद कर लो, कॉमन और एक्सेप्शन ये कहीं पे भी नहीं छूटना चाहिए। जो कॉमन मिला, जो एक्सेप्शन मिले, भाई क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर, और एनसीईआरटी तो मोस्टली कॉमन चीजों को ही ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसमें से कॉमन। तो ये दो हो जाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस टाइप से देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये इस टाइप से अरेंज है, ये पूरा इस टाइप से अरेंज है। यहाँ पे तुमको दो कलर अपीयर होगा, एक डार्क ग्रीन, एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन। क्लियर, या येलोइश टाइप का अपीयर हो रहा होगा, तो वो दोनों ही तुम्हारे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है। क्लियर, उनके डाइमर है। तो इस टाइप से कंटीन्यूअसली अरेंज होता है। और कितने कितने तुम्हारे प्रोटोफिलामेंट से बोलेंगे, टोटल 13। ठीक है भाई, चलो तो सेल वाला चैप्टर हम लोग को कंटिन्यू ही करना है आज। ठीक, तो पिछले वाले क्लास में जो था ये हम लोगों ने राइबोसोम को स्टार्ट किया हुआ था। मैंने तुमको कल वाले क्लास में राइबोसोम का बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, और आज की क्लास में हम लोग बस उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर तो पहले हम लोग राइबोसोम देखेंगे, राइबोसोम के बाद से बाकी बचे कुछ सेल ऑर्गेनल्स। कोशिश करते हैं आज छोटे पार्ट्स में जितने तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको खत्म कर लिया जाए। अगर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर भाई एक न्यूक्लियस तुम्हारा बचने वाला होगा, और न्यूक्लियस मान करके चलो कि वो एक क्लास पूरा खाने वाला है। क्लियर, हो सकता है वो एक से ज्यादा ले ले, हो सकता है 2 क्लासेस में वो कंप्लीट हो। तो इस हिसाब से हमारे पास पहले जितने छोटे ऑर्गेनल्स हैं उसको पहले कंप्लीट करने का है। उसके बाद फिर हम लोग जो न्यूक्लियस आने वाला रहेगा इसके बारे में डिटेलिंग करें, क्योंकि भाई उसमें तुमको बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद तुमको फिर सेल साइकिल वाला चैप्टर कवर करना है, और वहां पे न्यूक्लियस से रिलेटेड बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भर भर करके यूज हुए हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम लोग को पूरा डिटेल में कवर करना पड़ेगा, उसमें से कोई सा भी एलिमेंट हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे। तो ठीक है भाई, चलो आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा राइबोसोम्स। कल मैंने तुमको राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था। ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लो, इसकी डिटेलिंग। हालांकि ये पूरा ही फैक्ट ही है, अब इसमें तुम लोग को समझाने लायक क्या होगा भाई। राइबोसोम जो रहेगा वो कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा, राइबोसोम जो है उसके क्या क्या मेन फंक्शंस है। तो इस टाइप के तुमको बस उसके फैक्ट्स ही देखने हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स को लेकर के तुमको कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। क्लियर, क्योंकि इनका हम लोग को यूज जो रहता है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स में देखने सुनने के लिए मिलने वाला होगा। क्लियर, तो इनके फैक्ट्स हैं, जितना हो सके, जितना हो सके, मैं बार बार तुमको यही बोलता हूं, जितना हो सके क्लास में ही लर्न कर लिया करो, ताकि घर में तुमको लर्न करने का जो बर्डन रहे ये कम हो जाए। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो राइबोसोम सबसे पहले इसमें लिखो, इसको आइडेंटिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट या जो भी था उसका नाम पहले लिख लेंगे भाई। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेड। क्लियर, जॉर्ज एमिल पैलेट। अब डिस्कवर कब किया था, अगर ईयर की बात करोगे भाई तो ये हो जाएगा 1953। क्लियर है, तो ये इस टाइम पे इसने इसको डिस्कवर किया हुआ है, जॉर्ज एमिल पैलेट। तो इसी के जो फाइनल नाम तुमको दिख रहा है उसी के नाम पे हम लोग राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हो राइबोसोम्स, also known as पैलेट पार्टिकल्स। देखो, उसको डिस्कवर करने वाले जो भी आदमी हैं हम लोग मोस्टली केसेस में उनको देखते हुए आए हैं। क्लियर, जैसे कल हम लोगों ने देखा हुआ था मोरन पार्टिकल से। क्लियर, तो इस टाइप से तुमको मतलब फर्नांडेज एंड मोरन पार्टिकल्स। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोगों ने मोस्टली चीजों को नेम से भी किया हुआ है। तो भाई ये नाम भी तुमको याद रहना चाहिए, उसके डिस्कवरर के नाम पे ही उसका नाम दिया जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि पैलेट पार्टिकल अगर पूछ दिया भाई क्वेश्चन में, तुम्हारे दिमाग में राइबोसोम है और पैलेट पार्टिकल कभी सुने हुए नहीं रहोगे, तो भाई वो तो तुमको फिर नया ही दिखेगा और आउट ऑफ सिलेबस लगने लगेगा। इससे बढ़िया सभी चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो, क्वेश्चन तुमको सिलेबस से ही पूछा जाएगा, उससे आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं है कभी से क्वेश्चन। ठीक, बट नेमिंग के बेसिस पे तुम्हारा अगर सारे के सारे नाम याद रहेंगे तब जाकर के तुमको भाई लगेगा कि नहीं सिलेबस से ही पूछा गया है। आगे देखो फिर
तो राइबोसोम्स हो गया। अब जैसे राइबोसोम्स हम लोगों ने देखा हुआ था प्रोकैरियोट्स के केस में, वहां पे जिस टाइप से राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस थे, उनमें मेम्ब्रेन नहीं था, वैसे ही यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी तुमको मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो राइबोसोम्स फाइनली चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। क्लियर? तो इसमें लिखना मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स। क्लियर? इसके बाद पूरे सेल में से सबसे छोटा ऑर्गेनल जो रहता है वो यही होता है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। अब भाई ये कहां कहां पे मिलता है, जैसे अगर बात करोगे तो हम लोगों ने अभी अभी कवर किया हुआ था प्रोकैरियोट्स के केस की। अगर बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म सॉरी सेल मेम्ब्रेन में होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू में ही हम लोगों ने बनाया हुआ था। और कुछ राइबोसोम जो थे वो पॉलीसोम के फॉर्म में क्या बोलना चाहिए, आरएनए से अटैच होकर के थे। क्लियर? तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसी को दिमाग में बिठाना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोकैरियोट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। यूकैरियोट्स के केस में एक तो तुमको साइटोप्लाज्म में भी दिखेगा। सेकंड, हम लोगों ने अभी अभी दो सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट किया हुआ था, उसमें भी तुमको 70s राइबोसोम देखने के लिए मिला हुआ था। उस टाइप से हम लोगों ने अभी अभी सेल ऑर्गेनल्स में भी राइबोसोम कंटेन होता हुआ दिखा था। तो इस टाइप से इसको बोला जाता है भाई ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल। क्लियर? सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में भी ये प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जैसे राइबोसोम की बात करोगे भाई, तो हम लोगों ने कल के इमेज में देखा हुआ था कि राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट्स को मिलाकर के बनता है। एक हो जाएगा इसमें से स्मॉलर सब यूनिट, एक हो जाता है इसमें से लार्जर सब यूनिट। तो ये हो जाएगा इसमें से लिखना मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। क्लियर? एक हो जाएगा इसमें से स्मॉलर सब यूनिट और एक हो जाएगा लार्जर सब यूनिट। एक हो जाएगा इसमें से स्मॉलर सब यूनिट, एक हो जाएगा लार्जर सब यूनिट। अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो रफ टाइप से हम लोग इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। एक हो जाएगा भाई ये स्मॉलर सब यूनिट, एक हो जाएगा ये लार्जर सब यूनिट। क्लियर? तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के केस में इसका 70s 80s जो भी है उसको हम लोग अभी देखेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा? ये हो जाएगा भाई स्मॉलर सब यूनिट, ये हो जाएगा लार्जर सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट जो है ये लार्जर सब यूनिट से हमेशा अटैच नहीं होता है। क्लियर? ये दोनों सब यूनिट जो है ये तभी अटैच होंगे जब इनको प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। क्लियर? तो राइबोसोम्स के जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के टाइम पे एक दूसरे से अटैच होने वाले होंगे। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये दोनों सेपरेट बॉडीज है, इनको अगर अटैच करेंगे तो अटैच करवाने के लिए कोई ग्लू लाइक मटेरियल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर काम आता है मैग्नीशियम आयन। क्लियर? तो मैग्नीशियम आयन जो रहता है वो इनको अटैच करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, अच्छा इसको मैं इधर बना लेता हूं, वेट। ये हो जाएंगे दो सब यूनिट्स, ऊपर को बोल रहे हैं हम लोग स्मॉलर सब यूनिट और इसको बोलेंगे हम लोग लार्जर सब यूनिट। क्लियर? और इनके बीच में जो ब्लू लाइक मटेरियल मिलने वाला होगा इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। तो ये मैग्नीशियम 2+ आयन हो जाएगा भाई, सीधा सीधा। क्लियर? तो मैग्नीशियम 2+ आयन से ये जो दोनों सब यूनिट्स है ये आपस में कनेक्ट होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। और ज्वाइंट भी तभी होंगे या एक दूसरे से अटैच तभी होते हैं जब इनको प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। तो ध्यान देना, जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं तो फिर होगा क्या, इनके बीच में ये पूरा का पूरा चेन बनेगा। क्लियर? और इस वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसको तुमको कवर करना है क्लास 12 में, तो अभी के लिए इसको इग्नोर मारो। अब भी सिर्फ इतना भेज में बिठाओ कि यहाँ पे ये mRNA है। ये आरएनए यहाँ पे आया हुआ है जिसमें मैं अभी छोटे छोटे डंडी लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं mRNA।
ये भाई mRNA। क्लियर? तो mRNA जब इनसे अटैच होगा तो दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे, और इनको अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयन यूज होता है। इनको अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयन यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज में इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो भाई। फिर इसका एक और नाम के बेसिस पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। हो गया होगा? डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, अब इसके लिए एक चीज और, एक दो और फैक्ट्स लिखते हैं और उनको डिटेलिंग करते हैं। लिखो नेक्स्ट। अब जैसे भाई राइबोसोम जो रहता है ये तो प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है, तो ये एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स, क्लियर? अब ध्यान देना, ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने सेल के केस में भी देखा हुआ था कि ये तो भाई बहुत जगह पर प्रेजेंट होता है। एक तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा, क्लियर? साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में आरईआर में देखा हुआ था हम लोगों ने। तो ये जो हम लोगों ने अलग अलग जगह पे राइबोसोम देखा हुआ है, ये मिल करके दो टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। एक होता है सिक्रेटरी प्रोटीन और एक हो जाएगा भाई नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। ध्यान देना, सिक्रेटरी प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसको कि सेल से बाहर भेजना है, और नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन वो प्रोटीन्स होंगे जो कि सेल के अंदर में ही काम आने वाले होंगे। क्लियर है? तो यहां पे लिखना सिंथेसाइज टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सिंथेसाइज टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक हो जाएगा इसमें से सिक्रेटरी प्रोटीन और एक हो जाएगा नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। क्लियर? अब ध्यान देना, सिक्रेटरी प्रोटीन जो रहता है ये सेल से बाहर जाने वाला होगा। क्लियर? टू ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल, या ऐसे लिखो ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल। क्लियर? और इसमें हो जाएगा कि वो इनसाइड में ही रहने वाला होगा, उसका काम वहीं पे होना, उसको लिख लेना। सिक्रेटरी प्रोटीन, ध्यान देना, सिक्रेटरी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा राइबोसोम होने वाला होगा, ये आरईआर वाला राइबोसोम होने वाला होगा। क्योंकि ध्यान देना, राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद फिर वेसिकल जो है वो आगे जाएगा गोल्जी एपरेटस के पास, गोल्जी एपरेटस उसको और उसमें क्या बोलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलाएगा और उसको फिर ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, और इसी प्रोसेस से उसको सेल के बाहर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक क्या बोलना चाहिए, राइबोसोम जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन जब सिंथेसाइज करेंगे तो वो प्रोटीन सेल से बाहर नहीं आने वाला, वो प्रोटीन सेल के अंदर में ही रहने वाला होगा। तो इसको सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन आरईआर। क्लियर? और इसको कौन सिंथेसाइज करेगा? राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड लिख सकते हो। राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें लिख लेना भाई, ये बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, ये विद इन द सेल ही रहने वाला होता है। क्लियर? तो इसमें लिख लेना विद इन द सेल। क्लियर? तो ये हो जाएंगे राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस टाइप से तुम्हारे दो टाइप से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्रोटीन के टाइप्स हो जाएंगे, और इनको कौन कौन फॉर्म करवाता है
उसको तुमको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। नेक्स्ट, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो। हाँ ठीक है। वो क्या है, कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ रहता, तो फिर सिर्फ लाइव ही आएगा और वो सेव ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो हाँ हम लोग कहाँ पे थे, राइबोसोम्स, ये हो गया कंप्लीट। अब जो हम लोगों ने 2 राइबोसोम्स देखे हुए थे, मतलब कि राइबोसोम्स के जो दो सब यूनिट्स देखे हुए थे, उनके डिटेलिंग देखो। इसके पहले मैं यहाँ पे एक लिखो, और राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो, सॉरी लिखो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यहां पे तुमको राइबो भी दिख रहा है, राइबो तो ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूक्लियो जो दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोटीन जो यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोलने का मतलब राइबोसोम्स जो है ये न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ में प्रोटीन भी कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइबोसोम कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड और एक इसमें से तुम्हारा आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड तो अभी मैं बता दूंगा भाई कि न्यूक्लिक एसिड ये कितने कितने, प्रोटीन का नंबर जो है ये तुमको अलग अलग सोर्सेस में डिफरेंट देखने के लिए मिलने, तो इसको अभी इग्नोर कर दो, ये तुम्हारे खैर कोई काम का भी नहीं आने वाला कि कितने प्रोटीन कंटेन करता है कौन सा सब यूनिट। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये कंटेन करेगा। न्यूक्लिक एसिड जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा 2 टाइप का, 2 फॉर्म में आता है। एक तो आता है भाई डीएनए के फॉर्म में, और दूसरा आ जाएगा ये तुम्हारे आरएनए के फॉर्म में। क्लियर, एक तो हो जाएगा डीएनए और सेकंड हो जाएगा यहां से आरएनए। तो राइबोसोम जो है इसके पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड है ये बोला जाए तो इसके पास होता है आरएनए। क्लियर, और आरएनए का भी कौन सा टाइप बोलने से ये हो जाएगा भाई आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये जो शॉर्ट में मतलब छोटा आर लिखा हुआ है ये राइबोसोमल वर्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा भाई आरएनए। आरएनए बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आरआरएनए, एक हो जाएगा तुम्हारा टीआरएनए, एक होता है तुम्हारा और एक हाँ एमआरएनए। क्लियर, मैसेंजर आरएनए। तो भाई इस टाइप से तुम्हारे 3 टाइप से आरएनए देखने, हालांकि इनके बारे में डिटेलिंग जो है ये तुमको बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा मोड़ा देखना है, और साथ ही साथ इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास 12 में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये आरएनए का जो टाइप है ये कौन सा हो जाएगा, आरआरएनए। आरआरएनए बोलने का मतलब राइबोसोमल आरएनए। और अभी अभी मैंने उधर एक आरएनए बनाया हुआ था दोनों ही सब यूनिट के बीच में, उसको मैंने एमआरएनए लिखा हुआ है, ये एमआरएनए लिखा, ये मैसेंजर आरएनए है। क्लियर, और राइबोसोम्स के इनसाइड में ये जो दोनों सब यूनिट्स दिख रहे हैं इनके इनसाइड में जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, उसको हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। तो ये जो 2 सब यूनिट दिख रहे हैं यहाँ पे तुमको, इसी के इनसाइड में तुमको प्रोटीन और साथ ही साथ में एमआरएनए देखने के लिए मिलेगा। इसी के इनसाइड में तुमको न्यूक्लिक एसिड मतलब आरआरएनए और साथ ही साथ में प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब देखो भाई कि इसके जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है ये कौन से टाइप के आरएनए में क्या होते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से लिख लो। राइबोसोम्स 2 टाइप्स हम लोग देखेंगे इसको, एक आ जाएगा 70S जो प्रेजेंट होने वाला होगा प्रोकैरियोट्स और साथ ही साथ में और भी जो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स देखा हुआ था, तो यहां पे लिखेंगे 70S टाइप। क्लियर, और यहां पे आ जाएगा भाई 80S टाइप। एस जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्लियर, इसी का एक और नाम होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये भी नाम लिखो। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसको ध्यान देना, एक्चुअली में ये जो एक्टिविटीज होते हैं इनको बहुत सारी चीजों को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब होता है एक ट्यूब में ले लेंगे और उसको फिर तेजी से घुमाया जाता है,
क्लियर। उसको जब तेजी से घुमाया जाएगा भाई तो उसमें ये प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस बोला जाता है इसको, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको। तो सेंट्रीफ्यूज जब किया जाएगा, इसमें होता क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मास के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। जिनका मास कम होगा वो ऊपर चला जाएगा, जिनका मास ज्यादा होता है वो नीचे में बैठ जाता है, मतलब डिपोजिट हो जाते हैं, क्लियर। तो मास के बेसिस पे ये जो कंपोनेंट्स या फिर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं ये लेयर बाय लेयर तुम्हारे अरेंज हो जाएंगे जब हम लोग उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया जाएगा। आ गया समझ में। तो इसको सेंट्रीफ्यूज जब किया गया था उस टाइम पे सेडिमेंट्स बने हुए थे, तो इसी वजह से इनको जो एस लिखा हुआ है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है। अब ध्यान देना थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर मैं बता देता हूं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है ये एक्चुअली में जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है ये उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा सब्सटेंस जितना जल्दी, मतलब कितना जल्दी वो सेडिमेंट फॉर्म किया हुआ है। सेडिमेंट फॉर्म करने का मतलब होता है नीचे में बैठ जाना। तो जो भी सब्सटेंस जितना जल्दी सेडिमेंट फॉर्म करेगा उसका स्वेडबर्ग यूनिट में वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, क्लियर, उतना ज्यादा आएगा। तो जिसमें भी तुमको ज्यादा नंबर दिख रहा होगा वो सेडिमेंट जल्दी बनाया हुआ रहेगा, जिसमें तुमको कम नंबर दिख रहा होगा वो सेडिमेंट लेट में बनाया हुआ रहेगा एज कंपेयर टू दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई ये होते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलेंगे, इसको दिमाग में बिठा लेना। और जो अभी मैंने वर्ड बोला हुआ है उसको चाहो तो लिख लो कि छोटे छोटे कि माइक्रो कंपाउंड्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, उनको जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन बोलने का मतलब एक ट्यूब में लेकर के उनको घुमाना, ठीक है। चलो भाई बायोमोलिक्यूल्स में हालांकि इसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेलिंग और देंगे तुमको। तो यहां से एक आ जाएगा 70s, एक हो जाएगा 80s। 70s प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, 80s प्रेजेंट हो जाएगा यूकैरियोट्स में। इसका जो सब यूनिट आएगा इसको फटाफट लिखते हुए चलो। एक तो आ गया भाई ये ये एक छोटा सब यूनिट हो गया, ये हो जाएगा इसका बड़ा सब यूनिट। इसमें से 80s का ये हो जाएगा छोटा सब यूनिट और ये आ जाएगा इसका बड़ा सब यूनिट। छोटे सब यूनिट को इसमें कितना बोल रहे थे, 50s, सॉरी 30s। ये छोटा सब यूनिट को क्या बोल रहे थे, 30s, क्लियर। और ये हो जाएगा भाई 50s। वैसे ही यहां के जो सब यूनिट से स्मॉलर सब यूनिट को यहां पे बोला गया था 40s, और ये हो जाएगा यहां से 60s, क्लियर। अब ध्यान दो, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है दोनों ही राइबोसोम्स में, यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होगा 16s राइबोसोमल आरएनए, 16s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। यहां पे हमने अभी फिर यहां नीचे में लिखा हुआ है, कहां गया भाई, ये आरएनए प्रेजेंट, आरएनए प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के नंबर नहीं लिख रहे, बाकी आरएनए जो है इसको लिखो, ये तुम्हारे काम के आएंगे। 16s याद रखना। यहां पे आएगा भाई 18s आरएनए प्लस प्रोटीन। एक आरएनए का यूनिट हो गया। अब लार्जर सब यूनिट का देखो, इसके लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है 23s और साथ ही साथ में इसमें आ जाएगा भाई 5s और साथ में प्रेजेंट होगा प्रोटीन, क्लियर। इसके लार्जर सब यूनिट में आएगा एक तो 28s साथ ही साथ आएगा 5.8s और इसी के साथ आएगा इसमें से 5s आरएनए आरएनए और प्लस प्रोटीन, क्लियर। प्रोटीन के नंबर जो रहते हैं वो अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट दिया हुआ है, तो उसको अभी इग्नोर करो, तुमको फोकस ये नंबर्स पे करने हैं। अगर 70s है तो 70s में दो सब यूनिट, एक हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 50। 30s सब यूनिट में तुम्हारा प्रेजेंट होता है 16s राइबोसोमल आरएनए और साथ ही साथ प्रेजेंट होगा प्रोटीन। इसमें सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट बोलने का मतलब 40s में इसमें प्रेजेंट हो जाएगा 18s राइबोसोमल आरएनए
और साथ ही साथ प्रोटीन, इसके लार्जर सब यूनिट, बोलने का मतलब 50s में प्रेजेंट हो जाएगा 23 और दूसरा 5s, 23s और 5s। इसके लार्जर 60s में तुमको देखने के लिए मिलेगा 28s, 5.8s और 5s। तो दोनों ही टाइप के राइबोसोम में 5s आरआरएनए जो है ये कॉमन है। तो इसको लिख सकते हो यहां पे, कॉमन क्या है यहां पे दोनों में 5s आरआरएनए। दोनों ही राइबोसोम्स में 5s जो आरआरएनए है ये कॉमन है। याद कर लो, कॉमन और एक्सेप्शन ये कहीं पे भी नहीं छूटना चाहिए। जो कॉमन मिला, जो एक्सेप्शन मिले, भाई क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर? और एनसीईआरटी तो मोस्टली कॉमन चीजों को ही ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसमें से कॉमन। जल्दी से इसको फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग का इतने में से आरएनए हो गया कंप्लीट। एक थोड़ा सा एक पॉइंट और बाकी है, मे बी एक आध पॉइंट और होगा, सोचते हैं। तब तक इसको तब तक उतारो जल्दी। जल्दी लिखो जल्दी। छूटा हुआ तो पूछो। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर लूं, थोड़ा सा कुछ छूटा टाइप का तो लग नहीं रहा है। अच्छा, किसमें प्रेजेंट होते हैं वो नहीं लिखे हैं, किसमें प्रेजेंट होता है वो नहीं लिखे हैं। क्लियर? हाँ ठीक है, उसको आखिरी में लिख लो। प्रेजेंट इन, मैं यहां ऊपर में लिख ले रहा हूं। ठीक है, तुम स्पेस बना करके कहीं पे एक लिख लेना, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स में। किसमें आ जाएगा? यूकैरियोट्स के केस में एक आ जाएगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? एक हो जाएगा इसमें से क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, और प्रोकैरियोट्स के केस में किसमें से ये अटैच रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो आर में भी तो मिलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इनमें प्रेजेंट होने वाला होगा, उसको एक्स्ट्रा एक लिखना चाहो तो लिख लो, और फटाफट इसको नोट डाउन करो भाई जल्दी। फिर साइटोस्केलेटन सिस्टम देखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहां तक खींच पाते हैं। ये नंबर्स अच्छे से याद रखना, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप का राइबोसोमल आरएनए किसमें प्रेजेंट है, किसके कौन सा सब यूनिट में प्रेजेंट है, ये तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए अच्छे से। ये 285 नहीं है ना, याद रखना, ये 28s है, 28s 5 टाइप का दिख रहा होगा, 28s, और ये 5.8s है, एस। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो भाई इतने में से, और किसी का अगर प्रीवियस पेज में से बचा हुआ है तो बोल लो, वहां को ओपन करेंगे फिर लिख लेना उसको जल्दी से। ठीक, और नहीं तो मैं आगे इसमें से पढ़ रहा हूं, जिसको भी पिछले वाले पेज का कुछ नोट डाउन करना रहेगा तुरंत चैट पे बता देना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसका इमेज तुमको दिखा देता हूं, और साइटोस्केलेटन का हेडिंग लगा लो पहले, उसका भी पहले इमेज दिखा देता हूं, तब समझ में आएगा। साइटोस्केलेटन,
साइटोस्केलेटन। क्लियर, साइटोस्केलेटन, इसका हेडिंग लगा लो और फिर हम लोग चलते हैं पिछले वाले में, सॉरी इमेज में। इमेज में पहले देख लेते हैं इसका कि क्या क्या डिटेलिंग हो सकता है और फिर हम लोग चालू करेंगे टॉपिक। क्लियर, चलो भाई ठीक। तो कल हम लोगों ने ये देखा हुआ था राइबोसोम। राइबोसोम के बीच में ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एमआरएनए। क्लियर, यहाँ पे एमआरएनए लिखा भी हुआ है, ठीक है। और याद रखना इसके इनसाइड में जो प्रेजेंट होंगे वो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। ये हो जाएंगे इसके सब यूनिट्स। दिख रहा होगा क्या, विजिबल है? हाँ देख लेना भाई, विजिबल हो तो। मैं ये बोल रहा था कि नंबर ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है ये वेरी करता है अलग अलग सोर्सेज में। जैसे यहाँ पे तुमको जैसे देखो 33 प्रोटीन्स दिख रहा होगा और यहाँ पे 50 प्रोटीन्स दिख रहा होगा, ये हो जाएगा भाई यूकैरियोट्स के लिए। और वहीं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करो 21 और 34 लिखा हुआ है। लेकिन वहीं अगर दूसरे सोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता है, यहाँ पे 30 और 40 लिया हुआ है, यहाँ पे जबकि कितना है 33 और 50, ठीक। और यहाँ पे लिया हुआ है 21 और 34। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स कितना लिया हुआ है, प्रोटीन्स 21 प्रोटीन्स और 34 प्रोटीन्स। तो भाई नंबर जो है ये अलग अलग सोर्सेज में तुमको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोटीन को इग्नोर करो, बाकी चीजों पे फोकस करो। हमको जानना है एमआरएनए सॉरी आरआरएनए के कौन कौन से टाइप्स, कौन कौन से सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, यहां से सारे आरआरएनए के टाइप्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें तुमको यूकैरियोट्स के लिए उधर से डेटा बनाया हुआ है, प्रोकैरियोट्स का डेटा इधर बनाया हुआ है। आ गया होगा इतना समझ में? नेक्स्ट, अब जैसे हम लोग साइटोस्केलेटन देखने वाले हैं, ये तो खैर तुमको अभी कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं पहले तुमको एक दो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, उन स्ट्रक्चर्स को पहले दिमाग में बिठाओ, फिर इनके बारे में हम लोग डिटेलिंग करते हैं। वेट, मे भी वो डायग्राम इमेज है ही नहीं। अच्छा, इसी में से इमेज इमेजिन हो रहा है तो इसको इमेजिन करके देख लिए रहो। अभी अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग। सबसे पहले यह स्ट्रक्चर को देखो, ये तुमको ऐसे बॉल, एक एक बॉल ऊपर नीचे करके रखा हुआ है और एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और बीच में जो है ये होल है। समझ में? बीच में इसमें होल है। ये एक स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा करके रखो। और ये जो है ये दो टाइप के ऐसे मोती का माला ले लो और उसको पूरा लपेट करके उसको लंबा बना लो उसको, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लो, तब के केस में जैसा अपीयर होगा ये वैसा स्ट्रक्चर है, ठीक। एक इसको दिमाग में बिठा करके रखो और एक इसको, ये जो बीच में तुमको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए जो ग्रीन कलर में तुमको दिख रहा है वो भी एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा करके रखो। तो ये तीन स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में इनके बारे में जो भी नाम के हैं अभी बताएंगे, जो भी नाम के हैं इनके बारे में डिटेल में बिल्कुल नहीं दिया हुआ। 4 लाइन में तो भाई तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया वहां पे, ठीक है। चलो तो हम लोग अब नेक्स्ट अपना देखेंगे। ये तीन स्ट्रक्चर अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना। आगे देखो, साइटोस्केलेटन। तो लिखो साइटोस्केलेटन जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही मिलने वाला होगा। तो प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। क्लियर? अब भाई स्केलेटन वर्ड आया हुआ है, बोलने का मतलब किसी भी एक सरफेस का बोलो या फिर बॉडी का बोलो, ढांचा बनाने वाला होगा। जैसे कि हम लोगों के बॉडी का ढांचा बनाने के लिए हमारे बोन्स हैं, ठीक है। तो बोन जो है ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। सेम वैसे ही सेल का जो फ्रेमवर्क होगा, जो जिसको कि हम लोग जैसे एनिमल के केस में क्या बोलना चाहिए, मोस्टली जो सेल्स होते हैं ये राउंड शेप में तुमको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई उसका जो शेप है उसको बनाने का काम रहता है साइटोस्केलेटन का। तो साइटोस्केलेटन जो है ये एक तरीके से सेल का हड्डी है, समझ लो। ये सेल के बेसिकली 3 पार्ट में तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, इसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो तुमको 3 पार्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, मतलब साइटोप्लाज्म में, ठीक। दूसरा आ जाएगा भाई सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन को भी तो उसको फैला करके रखना पड़ेगा, क्लियर। और जो तीसरा मैंने बताया था तुमको ग्रीन कलर में, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ में था, क्लियर, वो एक हो जाएगा तुम्हारा तीसरे टाइप का साइटोस्केलेटन। आ गया इतना समझ में?
क्लियर। एक होता है तुम्हारे सेल, एक एक चीजों को अच्छे से याद करते चलो, मैं पार्ट बाय पार्ट तुमको बता रहा हूं। क्लियर, सभी को अगर एक साथ लिखेंगे तो भेजे में कुछ भी नहीं आएगा। तो जो चीजें पहले दिमाग में जा रहा है, जितना इमेजिन हो पा रहा है पहले उसको करो। क्लियर, चलो भाई, तो इसमें से ये हो जाएगा। तो इसके मैंने तुमको कितने टाइप्स बता दिए, 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स इसके बता दिए। अब इसमें लिखेंगे इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सेल। ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। क्लियर, साथ ही साथ में ये और भी बहुत सारे इसमें से फंक्शन करने वाला होता है। जैसे ये सेल का एक तो मेंटेनेंस भी करेगा। क्लियर, तो इसमें लिखो इट मेंटेन्स सेल। इसमें लिखना इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। क्लियर, एक इसमें और एक और लिख लेना इसमें से, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी या इट हेल्प्स इन मोटिलिटी। मोटिलिटी बोले या मोबिलिटी बोले, दोनों का सेम मीनिंग होता है। उसको एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में ये हेल्प करता है। अब इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं भाई, मैंने तुमको उसके लोकेशन बता दिए। एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होने वाला होगा। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का मतलब भी मैंने तुमको पिछले वाले टॉपिक्स में बताया हुआ है। जो साइटोप्लाज्म का पूरा फ्लूइड का 3D स्ट्रक्चर जो रहेगा सेल के इनसाइड में, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक टाइप तुमको उसमें देखने के लिए मिलेगा, दूसरा टाइप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब पास में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट इनर लेयर में तुमको देखने के लिए मिलेगा, और तीसरा टाइप जो है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस में। अब पहले हम लोग इनके टाइप्स के नाम देखते हैं और उनको फिर एक एक करके डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। तो लिखो इस पे 3 टाइप्स। एक हो जाएगा इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर, सेकंड देखेंगे इसमें से माइक्रोफिलामेंट। क्लियर, और थर्ड नंबर इसमें से आ जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर, माइक्रोट्यूब्यूल जो रहता है ये कहां प्रेजेंट होगा बोलने से, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। क्लियर, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा अटैच होगा, मान करके चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, और ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो रहता है भाई, ये तुमको देखने के लिए मिलेगा अराउंड न्यूक्लियस। क्लियर, चलो इतने को पहले नोट डाउन करो, फिर एक एक को डिटेलिंग करते हैं जल्दी, फटाफट नोट इट डाउन, स्पीड। अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। अब इसमें से एक एक का डिटेलिंग देखते हुए चलो। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, पोथी बनाना है नहीं अपने को, क्योंकि इनके यूजेस जो है, या फिर ये जो एलिमेंट्स या जो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सब तुमको आगे के टॉपिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, तो इसी वजह से इनके बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ताकि उधर में चीजें जो है वो समझ में आए। तो सबसे पहले नंबर पे लिखो माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो प्रेजेंट हो जाएंगे कहां पे, साइटोप्लाज्मिक, सॉरी, हाँ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में।
क्लियर, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में वहीं पे ये प्रेजेंट होने वाले होते हैं। क्लियर, तो इसमें अच्छा उसको तो वहां पे हम लोगों ने लिख चुका था, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और दूसरा चीज ये क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है साइटोस्केलेटन ये यूकैरियोट्स में देख रहे हैं भाई, तो ये भी यूकैरियोट्स में ही मिलने वाला होगा, तो ये भी तो प्रोकैरियोट्स में मिलेगा नहीं। क्लियर, अब ध्यान देना, ये जो रहता है ये कुछ प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो लिखना है इस पे मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बेसिकली इसमें दो टाइप के प्रोटीन आएंगे, एक हो जाएगा अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक हो जाएगा बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर, दो टाइप के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आते हैं, इसमें से एक हो जाएगा अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और सेकंड हो जाएगा इसमें से बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर, क्लियर, तो इस टाइप से तुमको यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोटीन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब ध्यान देना, मान लो कि अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है इसको मैंने येलो कलर से बनाया, एक सेकंड वेट, मान लो अल्फा को मैंने येलो कलर से बनाया और इसको मान लो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ठीक है, इनको मैंने ग्रीन कलर से बनाया। अब ध्यान देना, ये दोनों आपस में मिल करके ये जो है इस टाइप से आकर के मिलेंगे और एक के ऊपर में एक, अब जैसे मैंने दो बनाया हुआ है इसी को आगे नीचे और कंटिन्यू कर लो। क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई एक अल्फा प्रोटीन, मतलब अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और ये नीचे में है बीटा, और इसी को नीचे जब कंटिन्यू करते जाओगे ये पूरा चेन बनते हुए जा रहा है। क्लियर, ये चेन आ गया, इसमें से अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस टाइप से बनते हुए यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर आने वाला रहेगा। अब इसको रोबोट वाला मूवी तो देखे रहोगे, रोबोट मूवी जो है ये तो देखे रहोगे, तो भाई उसमें एक सीन आता है जिसमें कि जो रोबोट रहता है वो एक के बाद एक ऊपर एक क्या बोलना चाहिए खड़े हो जाता है और पूरा एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है वहां पे। सेम वैसे इसका एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लो, जो भाई पेज के जैसा, ऐसे समझो। ये इस टाइप से इसको अरेंज कर लिए, लाइन लाइन करते हुए अरेंज कर लिए और इसको पकड़ करके इस टाइप से फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर बन गया। क्लियर, तो ये जो है अल्फा अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन, यहाँ पे अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का जो पूरा चेन बना हुआ है इसी को जब इस टाइप से घुमा दिया जाता है, इसी टाइप से जब घुमा दिया जाता है तो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन करके आता है। क्लियर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, क्लियर, उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ध्यान देना, ये जो एक लाइन बन करके आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। एक लाइन जो बन करके आया हुआ है इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्लियर, ऐसे टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स को मिला करके 13 प्रोटोफिलामेंट्स को जब मिलाया जाएगा तब जाकर के भाई एक तुम्हारा क्या बनता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होता है। आया इतना समझ में? ध्यान देना, इसी को अगर आगे और कंटिन्यू करोगे ये इस टाइप से बनते हुए जाएंगे और इनका तुमको एक सिलेंडर बनाना है। ऐसे ऐसे टोटल 13 अरेंज करोगे, टोटल ये होना चाहिए कितना 13 प्रोटोफिलामेंट्स। क्लियर, 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिल करके एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। आगे इतना समझ में, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन रहते हैं ध्यान देना, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये हो जाएंगे भाई नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इस टाइप से जो इसका स्ट्रक्चर बनकर क्या रहा, हालांकि इसके बारे में डिटेल देखो तो बहुत ज्यादा, हमको उतने में जाना ही नहीं है अभी, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में फिर इसको कवर करेंगे वो अलग। और
ज्यादा यहीं पे जान करके करोगे क्या उसके बारे में? वैसे भी 2 दिन में उतर जाएगा अगर ज्यादा ज्यादा कंटेंट एक ही जगह पे पढ़े हुए रहोगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी हो जाते हैं, हालांकि उनके बारे में अभी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, बस इतना दिमाग में बिठा करके रखो। तब के केस में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कैसे बन जाएगा? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल से दिमाग में ये लेकर के आना कि भाई जो रोप होता है, रस्सी, वो ना खिंचाएगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो तो स्टैटिक हो, मतलब कि वो तो वैसे ही रहने वाला रहेगा। और साथ ही साथ में जो रबर रहता है, रबर वो स्ट्रेच भी होगा और श्रिंक भी होगा। तो भाई रबर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और जो रोप होने वाला रहेगा या फिर जो थ्रेड होने वाला होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने वाला होगा। क्योंकि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, सॉरी प्रोटीन का है, तो ये जो है ये स्पिंडल फाइबर बनाने में आगे काम आएगा। और स्पिंडल फाइबर के बारे में तुमको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कि सेल साइकिल में अच्छे से देखना है। स्पिंडल फाइबर भी जो रहते हैं ये सेल को डिवाइड करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यही सेल ऑर्गेनल्स को बांधते हैं और पकड़ पकड़ खींच खींच करके उनका दो दो का कॉपी बनाया जाता है। क्लियर? और उनको खींच खींच करके पोल के साइड में लिया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग आगे में देखेंगे। अब भी फिलहाल इतना भेजे में बिठाओ कि ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, चलो इतने को फटाफट नोट डाउन कर लो भाई। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब देखेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। देखो इसके डिटेलिंग बोलोगे और है, बट मैं यहाँ पे उसको और नहीं करवाऊंगा, क्योंकि डिटेलिंग तुम यहाँ पे जितना भी लिख लो सारे के सारे फैक्ट है, भेजे में ज्यादा रहना है नहीं। तो अभी जितना हो रहा है सिर्फ इतने को नोट डाउन करो। क्लियर? क्लियर? इसके अगर सिलेंडर बनाओगे भाई, तो उसके डायमीटर होते हैं, डायमीटर में भी तुम्हारा एक इनर डायमीटर मिलेगा, एक आउटर डायमीटर मिलेगा, उसका वैल्यू अलग अलग रहने वाला होगा। तो भाई बहुत सारे डेटा है, तो सब इग्नोर करो अभी, सिर्फ इतने को जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। फिर हम लोग चलेंगे माइक्रो फिलामेंट्स की तरफ। इसको इसको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे के तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स में इसको देखेंगे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये तुम्हारा बेसल बॉडी बोलने का मतलब बेस वाला जो पार्ट रहता है, ये फॉर्म करवाएगा आगे सीलिया और फ्लैजिला का। क्लियर? बेसल बॉडी जैसे हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा हुआ था, याद करो, फ्लैजिला के लिए देखे थे, तो उसमें से एक बेसल बॉडी फॉर्म होता, तो वही बेसल बॉडी फॉर्म करवाने का काम यही करता। भाई इसका स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, ये किन चीजों का बना हुआ है ये नहीं पता रहेगा, तो वहां पे जितना भी डिटेल करते तुम्हारे भेजे में क्या जाएगा। इसी वजह से इसको थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे देखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग यहीं पे देख लेते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट लगाओ सेकंड नंबर। माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जैसे ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो दोनों प्रोटीन है, ये आपस में मिल करके जब ये एक स्ट्रक्चर आ गया जहां पे अल्फा और बीटा तुमको दोनों ही दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। ठीक है, जैसे मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर, ये सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट तुमको पिछले में दिया हुआ था। पॉलीमर जो रहता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाने के बाद पॉलीमर बनता है। एक मॉलिक्यूल रहेगा तो मोनोमर, दो रहेंगे तो डाइमर, तीन रहेगा तो ट्राइमर। क्लियर? इस टाइप से वो बहुत सारे जब आते हैं तो उनको पॉलीमर बोला जाता है। तो ये दोनों मिलकर के दो दो मिले हुए हैं यहाँ पे, तो इनको बोला जाता है डाइमर। ये हो जाएगा अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर। क्लियर? ये होता है डाइमर। आ गया इतना समझ में? तो सारे डाइमर्स मिलकर के अरेंज्ड रहते हैं, ये जो डाइमर्स है यही मिलकर के अरेंज रहते हैं। अब भाई मैंने बोला है कि तुमको ऐसे ऐसे टोटल 13 यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रोटोफिलामेंट्स। तो प्रोटोफिलामेंट जब 13 प्रोटोफिलामेंट्स जब ऊपर से देखोगे, जब उसका अपर व्यू लोगे, तो ये तुमको इस टाइप से अपीयर होगा। यहाँ पे एक एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे करते हुए टोटल कितने कितने आ जाएंगे, टोटल 13 आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर काउंट मत करना, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम बनाया हुआ। तो ऐसे टोटल 13 आ जाएंगे। अब इसी के नीचे, उसी के इनसाइड में तुमको बाकी जो प्रोटीन रहेंगे वो अरेंज्ड फॉर्म में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये होता है भाई इसका एक स्ट्रक्चर। एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पे अल्फा और बीटा जो रहता है ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, लिख लो। अल्फा बीटा जो रहेगा ये डाइमर के फॉर्म में रहेगा, डाइमर। क्लियर? डाइमर के फॉर्म में हो गई। चलो, तो माइक्रोफिलामेंट जो है
लिखो इसके इसके बारे में, ये भी मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन का बना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है। अच्छा मैं ऑक्सिन बोल दिया क्या, ऑक्सिन में एक्टिन। क्लियर, एक्टिन प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है। एक्चुअली में एक्टिन प्रोटीन के बारे में हम लोग को देखना है मसल्स वाले चैप्टर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल देखना है मसल्स वाले चैप्टर में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होता है। एक्टिन प्रोटीन जो रहेगा ये क्या किसमें हेल्प करेगा बोलने से, ये तुम्हारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अब ध्यान देना, हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, क्लियर, हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन जो है ये स्प्रिंग टाइप से होता है, क्लियर, स्प्रिंग टाइप से होता है। तो ये जो एक्टिन प्रोटीन रहता है ये स्ट्रेचेबल होता है। बोलने का मतलब जैसे ऊपर में हम लोगों ने इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल बोला हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो जाएंगे, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होंगे। तो इसमें लिखो एक्टिन प्रोटीन जो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। नाम याद रखे रहना, मसल्स वाले चैप्टर में इसी प्रोटीन के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। ये इस टाइप से खींचता है, जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटीन, ऐसे ही ये अरेंज होता है, ये उसका हेड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टेल पार्ट आता है। ऊपर में तुम्हारा और प्रोटीन रहेगा, ये नीचे से इसको ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा और पकड़ करके इस टाइप से खींचता है, ऐसे खींचता है, क्लियर। तो ये जो है ये किस टाइप का प्रोटीन हो गया तुम्हारा, स्ट्रेचेबल प्रोटीन हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो गया। तो इसको लिखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प किया हुआ था। अच्छा लिख लो, तो इसमें हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये जो रहेगा ये अभी हम लोग सेल साइकिल वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर वो चैप्टर कवर कर लिया रहोगे तो भाई, तो ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं इससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो चुके रहोगे। फरो 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 फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फरो फॉर्मेशन बोलने का मतलब जब भी हम लोग को सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल पहले ये एक सिंगल पार्ट में ऐसे रहने वाला होगा, फिर ये जो सेंटर वाला पार्ट रहता है ये आपस में धंसना चालू करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन करके आ गया ये इस टाइप से, पहले ये 8 शेप में आ जाएगा। तो जो सेंटर पोर्शन था ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, क्लियर। सेंटर पोर्शन जो है क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और यही जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रहता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होता है, क्लियर, इसी की वजह से होता है। मैंने क्या बोला था कि ये जो प्रोटीन है ये कहां पे प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में। तो जैसे मान करके चलो कि ये हो गया भाई सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है ये इसके लोअर सरफेस में इस टाइप से लेयर बना करके ये अरेंज होने वाला है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन करके आता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। तो ये किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन के टाइम पे फरो फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो उसमें जैसे लिखे हुए थे कि भाई स्पिंडल फाइबर बनाने में मैं सिर्फ उतना ही एलिमेंट्स तुमको करवा रहा हूं जो कि तुम्हारे इस चैप्टर के आगे आने वाले टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। अगर और ज्यादा डिटेल देखना है उसका हाँ तो भाई उसको आगे आने वाले टॉपिक में इसको कवर करेंगे, ताकि उसका यूज हम लोग आने वाले और चैप्टर में करें, ठीक है। यहीं पे अगर करोगे तो आगे के चैप्टर्स में जो जब इनका यूज होना रहेगा वहां पे तुम्हारे दिमाग से ये उतर चुका रहेगा। तो अभी उतने ही एलिमेंट्स दिमाग में बिठाओ जितने का यूज हमको इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स या फिर नेक्स्ट चैप्टर में करना है। तो इन दोनों का हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में यूज करना है। लिखो यहाँ पे हेल्प्स इन फरो फॉर्मेशन। अगर बनाना चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, ये सेल का डायग्राम है, ठीक। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसमें लिख लेना हेल्प्स इन फरो फॉर्मेशन, ठीक है। फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन लिख लो तो ध्यान में रहेगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे ये
फरो फॉर्मेशन करता है और सेल डिवाइड कराने में हेल्प करेगा। क्लियर? चलो भाई इतने को नोट डाउन करो। एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है, मतलब इसी का थर्ड पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी 2 लाइन में खत्म कर लेंगे। जल्दी इसको नोट डाउन करो, मैं तब तक स्पेस बना रहा हूं इस साइड में। ठीक, थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो रहता है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ रहेगा, और ये जो प्रोटीन होने वाला रहेगा ये एक एसिडिक प्रोटीन होता है। तो सिर्फ एसिडिक प्रोटीन लिख लिए रहो और बाकी उसमें ज्यादा डिटेल नहीं करना हमको। तो मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन, मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन। चलो भाई इतने को फटाफट नोट डाउन करो, फिर यहां से हम लोग चलेंगे आगे। अच्छा आज टाइम हो गया क्या? ठीक है, इतने को नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। और ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये तो भाई हम लोगों ने पहले में ही लिखा हुआ है इनकी डिटेलिंग में। इतने को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, इतने को नोट डाउन करो, फिर इसका इमेज दिखाऊंगा। इमेज से पहले हम लोग उसको देखेंगे भाई, इसको समझ लेंगे क्या क्या है कैसा है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक अब चालू करेंगे कल। ठीक है, तो कल के क्लास में मे भी सॉरी परसों, मतलब कि सैटरडे और संडे 2 दिन का तुम्हारा ऑफ रहने वाला होगा। कल हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे, कल एक दिन तुम्हारा और बायो का क्लास होगा। एक्चुअली में इस वाले वीक में बायो और मैथ्स वाले जो हो इनको मैथ्स और बायो का ही क्लास दिया गया, उन लोग का रात में ठीक चल रहा है। 2 दिन में उनका भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और तुम्हारा भी मोस्टली मतलब छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। एक बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस, वो हम लोग मंडे और ट्यूसडे के क्लास में कंप्लीट करेंगे, और तब हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म। यही चैप्टर है भाई लेंदी, इसके बाद के चैप्टर्स इतने लेंदी नहीं है। ठीक है, इतने लेंदी नहीं है, हैं वो भी लेंदी है, बट ये जैसे 12-15 क्लास खाने वाला रहेगा, इसको मैंने तो फिर भी कंप्रेस कर करके तुमको करवा रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसको बहुत कम एलिमेंट तुमको करवा रहा हूं, उतने ही जितना कि हमारे काम के हैं अभी आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। बाकी अगर अभी इनके फंक्शंस लिखना चालू करेंगे तो आराम से और 15-20 मिनट खाएगा ये। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को उनके फंक्शंस नहीं देखने, इनके फंक्शंस हम लोग रिस्पेक्टिव टॉपिक में ही कवर करेंगे जहां पे ये फिर से यूज होने वाले हैं। तो नाम को अच्छे से बिठाते चलो। माइक्रोट्यूब्यूल्स अब भी नेक्स्ट टॉपिक में हमको कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक में जो अगला सेल ऑर्गेनल कवर करेंगे वहां पे, और आने वाले तुम्हारे 2 सेल ऑर्गेनल्स में इनके बारे में अभी हम लोग को डिटेल देखना है। तो इसको अच्छे से भेजे में बिठा लो। वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये एक्टिन प्रोटीन का, ठीक है एक्टिन प्रोटीन का, और ये हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक प्रोटीन का। तीनों को अच्छे से भेजे में बिठा लो। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। देखो अभी जो मैंने तुमको इमेज दिखाया हुआ था, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा एक सेल है। अब तुमको आइडेंटिफाई होगा, ये जो बीच में से निकल करके आया हुआ है यही है तुम्हारा कौन सा सॉरी वो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ था, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये है वो स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ में तुमको ये ऊपर में दिख रहा होगा, ये एक्टिन लिखा भी वहां है। क्लियर, वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। देखो वो जो है वो साइटोप्लाज्म के मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में वो तुमको दिख रहा होगा, और ये जो है ये बीच बीच में प्रेजेंट है। हालांकि इस वाले स्ट्रक्चर में उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, बट उसको इमेजिन करने का थोड़ा सा कोशिश करो। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 हो जाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस टाइप से देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये इस टाइप से अरेंज्ड है, ये पूरा इस टाइप से अरेंज्ड है। यहाँ पे तुमको 2 कलर अपीयर होगा, एक डार्क ग्रीन, एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन। क्लियर, या येलोइश टाइप का अपीयर हो रहा होगा, तो वो दोनों ही तुम्हारे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है।
क्लियर, उनके डाइमर है। तो इस टाइप से कंटिन्यूअसली अरेंज होता है। और कितने कितने तुम्हारे प्रोटोफिलामेंट से बोलेंगे तो टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके बीच में हॉलो है, ठीक है, ये सॉलिड नहीं है, बीच में इसका हॉलो है। आगे इतना समझ में। तो ऊपर में तुमको दिखाया गया है एक्टिन प्रोटीन, मतलब सेकंड नंबर का, जिससे कि तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट बना हुआ था, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बीच में जो ज्यादा तुमको चमकदार दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड में जो तुमको प्रोटीन दिख रहा है, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन। क्लियर, इंटरमीडिएट जो हम लोगों ने फिलामेंट देखा हुआ था, वहां पे वो प्रेजेंट होने वाला होगा। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे तीनों टाइप के। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको बोला हुआ था, देखो एक एक करके ये अरेंज है। जो डार्क कलर में अपियर हो रहा है वो एक टाइप का प्रोटीन हो जाएगा, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो। और जो व्हाइट कलर में अपियर हो रहा है वो एक तुम्हारे दूसरे टाइप का प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है वो एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन तो मैंने बोला था एक्टिन प्रोटीन जो है वो दो माला ले लो मोती का और उसको ऐसे लपेट करके बना लो, तो एक्टिन प्रोटीन इसी टाइप से बना हुआ रहता है। यहाँ पे जो जी एक्टिन वगैरह लिखा हुआ है ये अभी भूल जाओ, ये ग्लोब्यूलर एक्टिन बोला जाता है इसको। इसके बारे में हम लोग मसल्स वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ये जो जी एक्टिन वगैरह लिखा हुआ है इसको अभी तुम्हारे दिमाग में मत लेकर के आओ, इसको इग्नोर करो। क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई एक्टिन प्रोटीन का। नेक्स्ट, ये है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से सराउंड किया हुआ जो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्लियर। ये बहुत ज्यादा एचडी इमेज मिला नहीं इसका, जितना भी मिला हुआ है इसी से बस इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर तुम्हारा दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये वही न्यूक्लियस के राउंड में मिलने वाला, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्टिन प्रोटीन, और ये हो जाएगा तुम्हारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसके बारे में हम लोग देखेंगे अब कल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर में ये दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स जो रहेंगे ये तुम्हारे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग करेंगे कल। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी तुमको हर एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला में फिर इनका यूज करेंगे हम लोग वहां, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, इतने को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल।